हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज का चैप्टर है मोशन एंड टाइम। तो देखते हैं इसे। इन क्लास 6 यू लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस। तो क्लास 6 में आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा है। मोशंस मतलब कि गति। तो अलग अलग तरह की गति के बारे में आपने पढ़ा है। यू लर्न दैट अ मोशन कुड बी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इट कुड बी सर्कुलर और पीरियोडिक। तो जो गति होती है, आपने ये जाना है कि जो गति होती है ये स्ट्रेट लाइन भी होती, स्ट्रेट लाइन में के साथ में भी होती है। मतलब जो सीधी लाइन होती है, स्ट्रेट मतलब सीधी। तो ये जो मोशन होता है, ये जो गति होती है, ये सीधी लाइन के साथ भी होती है, ये सर्कुलर फॉर्म में भी होती है और ये पीरियोडिक भी हो सकती है। कैन यू रिकॉल these 3 types of motions? तो आपको ये 3 types of motions याद है। टेबल 13.1 gives some common examples of motions। तो 13.1 टेबल दी गई है जिसमें कुछ मोशंस के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, गति के उदाहरण दिए हुए हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन इन ईच केस। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के जो मोशंस है उन्हें आइडेंटिफाई करिएगा। तो ये टेबल दी हुई है 13.1 सम एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस, है ना। इसमें दिया हुआ है कि एग्जाम्पल ऑफ मोशन दिया हुआ है और सेकंड इसमें दिया है टाइप ऑफ मोशन जिसे आपको फिलअप करना है। आगे इसमें देखते हैं। इट इज कॉमन एक्सपीरियंस दैट द मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स इज स्लो वाइल दैट ऑफ सम अदर्स इज फास्ट। तो ये एक कॉमन एक्सपीरियंस है कि कुछ मोशंस होते हैं ऑब्जेक्ट्स के, है ना। मतलब चीज़ों के जो गतियाँ होती हैं, है ना, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, उनकी जो गति होती है वो स्लो भी होती है और फास्ट भी होती है। मतलब जो मोशन से वो स्लो भी होते हैं और फास्ट भी होते हैं। तो देखते हैं इसे आगे। स्लो और फास्ट। वी नो दैट सम व्हीकल्स मूव फास्टर देन अदर्स। तो हम जानते हैं कि कुछ व्हीकल्स ऐसे होते हैं, कुछ वाहन ऐसे होते हैं जो दूसरे वाहन के कंपैरिजन में, है ना, कैसे होते हैं, फास्टर होते हैं, मतलब ज़्यादा तेज चलाए जाते हैं। तो इवन द सेम व्हीकल में मूव फास्टर और स्लोअर एट डिफरेंट टाइम्स। तो क्या होता है कि जो व्हीकल जो तेज चलाए जा रहे हैं और जो धीरे चलाए जाते हैं, उनके क्या होते हैं, टाइम डिफरेंट होते हैं। अलग अलग टाइम पर वो तेज और धीरे चलाते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जो कुछ व्हीकल ऐसे होते हैं जो दूसरों के कंपैरिजन में, दूसरे व्हीकल के कंपैरिजन में तेज चलाए जाते हैं। और कुछ क्या होता है कि जो सेम व्हीकल होते हैं, ठीक है, सेम ही गाड़ियां जो होती हैं वो मूव फास्टर और स्लोअर एट डिफरेंट टाइम्स, है ना। अलग अलग टाइम पर तेज चलाई जाती हैं, कभी धीरे चलाई जाती हैं, मूव करी जाती हैं। तो मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। ठीक है, तो एक लिस्ट बनाई जानी चाहिए। उसमें क्या फिल करना है कि जो 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, 10 ऐसी चीज़ें हैं, 10 ऐसी चीज़ें आपको उसमें फिलअप करनी है जो स्ट्रेट पाथ में मूव करती हैं। ठीक है, स्ट्रेट मतलब सीधे सीधे वो मूव कर रही हैं, है ना। तो ऐसे 10 ऑब्जेक्ट्स आपको लिखने हैं, लिस्ट बनानी है। तो ग्रुप द मोशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स एज स्लो एंड फास्ट। ठीक, तो ग्रुप द मोशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो क्या होता है कि इन ऑब्जेक्ट्स के जो मतलब जो ग्रुप है ना, तो उनका जो मोशन है कभी स्लो कभी फास्ट, तो ये एक ग्रुप है। तो हाउ डिड यू डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्लो एंड विच वन इज मूविंग फास्ट। ठीक है, तो ग्रुप है किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, वो मोशन कर रहा है ना। तो मतलब कुछ चीज़ें जो जिनमें गति होती है ना, तो उनका एक ग्रुप है, उन ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप है और फिर वो मूव कर रहे हैं, है ना। तो कोई स्लो कर रहा है, कोई फास्ट कर रहा है। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो मूव कर रहा है और कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है। तो देखते हैं। इफ व्हीकल्स आर मूविंग ऑन अ रोड इन द सेम डायरेक्शन वी कैन इजिली टेल विच वन ऑफ दैम इज मूविंग फास्टर दैन द अदर। तो अगर ये वाहन हो, ठीक है, अगर गाड़ियां हों
रोड पर अगर गाड़ियाँ मूव कर रही हैं, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो क्या होगा कि हम उसमें इजीली बता सकते हैं कि कौन सी गाड़ी तेज जा रही है, कौन सी गाड़ी धीरे जा रही है। लेट अस लुक एट द मोशन ऑफ व्हीकल्स मूविंग ऑन अ रोड। ठीक है, तो हम अब देखेंगे कि जो मोशन ऑफ व्हीकल्स है ना, कि जो व्हीकल्स होते हैं वो रोड पर मूव कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो उनकी गति किस हिसाब से है उसे हम अभी देखेंगे। तो रोड पर जो व्हीकल्स चल रहे हैं उनके मोशन को हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, ये एक एक्टिविटी दी गई है। लुक एट फिगर 13.1, इट शोज द पोजिशन ऑफ सम व्हीकल्स मूविंग ऑन अ रोड इन द सेम डायरेक्शन एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो टेबल 13.1 अभी आपने देखी, तो इसमें क्या बताया गया है कि पोजिशन ऑफ सम व्हीकल्स मूविंग ऑन अ रोड इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में, ठीक है, तो कुछ व्हीकल्स की मूविंग बताई गई है, उनकी पोजीशन बताई गई है, और इन सेम डायरेक्शन एट सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, एक ही टाइम पे और रोड पर एक ही डायरेक्शन में, है ना, और एक ही पोजीशन में कुछ व्हीकल्स को की मूविंग के बारे में टेबल 13.1 में बताया है। तो नाउ लुक एट फिगर 13.2, इट शोज द पोजीशन ऑफ द सेम व्हीकल्स आफ्टर सम टाइम्स। और 13.2 टेबल दी गई है, फिगर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि द पोजीशन ऑफ द सेम व्हीकल आफ्टर सम टाइम्स। ठीक है, तो सेम जो व्हीकल्स हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, 13.1 टेबल में बताया गया था। तो इसमें 13.2 टेबल में क्या बताया गया है कि सेम जो व्हीकल्स हैं उनकी कुछ टाइम बाद में क्या पोजीशन है वो उसमें शो करी गई है। तो फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन ऑफ द टू फिगर्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपने जो ये दो फिगर देखे हैं, जाना है, तो इनके इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर देने हैं। मतलब 13.1 और 13.2 का आपने ऑब्जर्वेशन किया, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो देखते हैं। तो इसमें एक तो ये फिगर दिया गया है 13.1, व्हीकल मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन अ रोड, सेम डायरेक्शन में व्हीकल मूव कर रहे हैं। ठीक है, और एक टेबल दी गई है, एक ये फिगर दिया गया है 13.2, जिसमें दिया गया है पोजीशन ऑफ व्हीकल शोन इन फिगर 13.1 आफ्टर सम टाइम। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद में क्या पोजीशन रहती है व्हीकल्स की सेम डायरेक्शन में, वो इस फिगर में बताया गया है। तो अब आगे इसमें देखते हैं, तो ये क्वेश्चंस किए गए हैं, देखते हैं इसे। विच व्हीकल इज मूविंग द फास्टेस्ट ऑफ ऑल, तो कौन सा व्हीकल सबसे ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है। विच वन ऑफ देम इज मूविंग द स्लोएस्ट ऑफ ऑल, और कौन सा व्हीकल बाकी सबसे स्लो मूव कर रहा है। द डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट्स इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज फास्टर और स्लोअर। ठीक है, तो इनके जो ये व्हीकल मूव कर रहे हैं, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस मतलब कि दूरी, तो इनके बीच की जो दूरी है ना, वो इंटरवल मतलब बीच का जो इनका फासला है, बीच का जो गैप है, तो इनके बीच के जो गैप का जो टाइम है वो हमारी हेल्प करता है ये डिसाइड करने में कि कौन सा फास्टर है, कौन सा व्हीकल स्लोअर है। ठीक है, कौन सी गाड़ी तेज चल रही है और कौन सी धीरे चल रही है ना। तो ये इसका हम कैसे पता लगाएंगे, जो इनके बीच का जो टाइम होता है, इनके बीच में जो टाइम का जो गैप है ना, इंटरवल मतलब जो गैप है इनके बीच का, है ना, तो उससे हम उसकी हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी गाड़ी तेज जा रही है, कौन सी गाड़ी धीमे चल रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इमेजिन दैट यू हैव गोन टू सी ऑफ योर फ्रेंड एट द बस स्टैंड। ठीक है, तो आप मतलब एक एग्जाम्पल दिया गया है कि इमेजिन करिए कि आप अपने फ्रेंड को सी ऑफ करने गए हैं बस स्टैंड पे। ठीक है, देखने गए हैं, तो सपोज यू स्टार्ट पेडलिंग योर बाईसाइकिल एट द सेम टाइम।
ठीक है, एज द बस बिगन्स टू मूव। तो क्या होता है कि तो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आप अपने फ्रेंड को बस स्टैंड पे सी ऑफ करने गए, छोड़ने गए। तो सपोज करिए कि आपने उसी वक्त जब बस वहाँ से जब रवाना हो रही थी, है ना, तो उसी वक्त आपने बाईसाइकिल चलाना शुरू किया। पेडलिंग मतलब कि पैडल मारना, ठीक है। तो उसी वक्त आपने बाईसाइकिल चलाना शुरू किया, बाईसाइकिल पैडल मारना शुरू किया। तो आगे देखते हैं। The distance covered by you after 5 minutes would be much smaller than that covered by the bus। तो फिर आप क्या होता है कि जब बस स्टार्ट हुई तब उसी वक्त आपने मतलब साइकिल चलानी शुरू करी। तो 5 मिनट बाद में देखेंगे कि जो डिस्टेंस है, जो दूरी तय की गई थी, है ना, वो दूरी बस से कम रह जाती है ना। एक तो बस से बस हो और एक बाईसाइकिल हो, तो क्या है कि दोनों के मोशन में फ़र्क तो है ही, है ना। तो क्या होता है कि 5 मिनट बाद में अगर आप ऑब्जर्व करोगे, देखोगे, तो आपने जो दूरी तय करी है वो बस की तय की गई दूरी से कम है, ठीक है। स्मॉलर देन दैट कवर्ड बाय द बस। तो बस ने जितनी डिस्टेंस तय करी है, जितनी दूरी तय करी है, उससे कम दूरी तय की गई है साइकिल से, ठीक है। तो वुड यू से दैट द बस इज मूविंग फास्टर देन द बाईसाइकिल। अब बाईसाइकिल से दूरी कम तय हुई है, तो आप कह सकते हैं कि बस इज मूविंग फास्टर, ठीक है। तो बस क्या है, ज़्यादा तेज चल रही थी देन द बाईसाइकिल। बाईसाइकिल से क्या कर रही थी, बस ज़्यादा फास्टर मूव कर रही थी, ज़्यादा तेज चल रही थी। तो we often say that the faster vehicle has a higher speed। तो हम अक्सर ये कहते हैं कि जो व्हीकल्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत तेज हाई स्पीड पे चलाए जाते हैं, ठीक है। फास्टर व्हीकल हैज़ अ हायर स्पीड, ठीक है। तो जो तेज जो व्हीकल चल रहे होते हैं उनकी स्पीड क्या होती है, हायर होती है, ज़्यादा होती है। In a 100-meter race, it is easy to decide whose speed is the highest। तो 100 मीटर रेस के अंदर ये डिसाइड करना आसान होगा कि किसकी स्पीड हाईएस्ट है, ज़्यादा है। One who takes shortest time to cover the distance of 100 meters has the highest speed, ठीक है। तो one who takes शॉर्टेस्ट टाइम, ठीक है। तो जो बहुत कम टाइम ले रहा है 100 मीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए, तो हम कह सकते हैं कि उसकी स्पीड कितनी रही होगी, उसकी हाईएस्ट स्पीड रही होगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं स्पीड। यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद द वर्ड स्पीड, ठीक है। तो आप अच्छे से जो वर्ड स्पीड है उसे आप अच्छे से जानते हैं। तो इन द स्पीड के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। तो इन द एग्जाम्पल्स गिवन अबव, अ हायर स्पीड सीम्स टू इंडिकेट दैट अ गिवन डिस्टेंस हैज बीन कवर्ड इन अ शॉर्टर टाइम और अ लार्जर डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन टाइम, ठीक है। तो इन द एग्जाम्पल गिवन अबव, ठीक है। तो ऊपर की तरफ जो एग्जाम्पल दिया गया था, तो अ हायर स्पीड सीम्स टू इंडिकेट दैट अ गिवन डिस्टेंस हैज अ कवर्ड। तो शॉर्टर टाइम में, है ना, कम समय में जितनी दूरी तय की जाती है ना, वो बताती है, किसे इंडिकेट करती है, वो हायर स्पीड को इंडिकेट करती है। इंडिकेट यानी कि बताना, ठीक है। मतलब तो समझ में आया कि क्या ऊपर जो एग्जांपल दिया है उससे रिलेटेड है कि हायर स्पीड सीम्स टू इंडिकेट दैट अ गिवन डिस्टेंस हैज बीन कवर्ड इन अ शॉर्टर टाइम, ठीक है। तो कम समय में जितनी दूरी तय की जाती है वो हमें क्या बताती है, वो हायर स्पीड को बताती है। और अ लार्जर डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन टाइम, और जो लार्जर डिस्टेंस होता है ना, वो जो दिया गया जो टाइम होता है उसमें कवर किया जाता है, ठीक है। मतलब कि
जो लार्जर डिस्टेंस है ना, तो मतलब दिए गए टाइम में, गिवन टाइम मतलब जितना टाइम दिया जाता है, जितना टाइम तय किया जाता है, उतने में जो ज़्यादा दूरी होती है, ठीक है, लार्जर डिस्टेंस मतलब ज़्यादा दूरी कवर की जाती है। The most convenient way to find out which of the two or more objects is moving faster is to compare the distances moved by them in a unit time। ठीक है, तो क्या होता है कि the most convenient way to find out, ठीक है, तो सबसे आसान तरीका क्या है कि which of the two or more objects is moving faster is to compare the distances moved by them इन अ यूनिट टाइम। तो एक यूनिट टाइम है, ठीक है, एक यूनिट टाइम में दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट जब तेज चल रहे हैं, ठीक है, मूव कर रहे हैं, है ना, फास्टर, ठीक है, तो तेज जब मूविंग फास्टर, तो तेज जब गति करके और वो जब दूरी को तय करते हैं तो उनके बीच में कंपेयर करके और पता कर सकते हैं। तो मतलब ये जो तरीका है ना, तो इसका सबसे आसान तरीका क्या होगा, कन्वीनियंट मतलब कि आसान। तो आसान तरीके से अगर इसे हम समझे तो दो या दो ऑब्जेक्ट होंगे, है ना, हम कह सकते हैं कि व्हीकल, है ना, तो उनको मतलब एक यूनिट के अंदर, है ना, एक यूनिट में जो एक यूनिट का जो उन्हें टाइम दिया जाए, उस एक यूनिट के टाइम में वो कितनी दूरी वो तय करते हैं, ठीक है, तो कितनी दूरी में वो मूविंग फास्टर मतलब कितनी दूरी में वो तेज गाड़ी चलाई जाती है, उनके बीच के जो अंतर है ना, उनके बीच का में जो हम क्या कर सकते हैं, अंतर को जान सकते हैं, उनके बीच में हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो thus if we know the distance covered by two buses in 1 hour we can tell which one is faster। ठीक है, तो अभी बताया कि दो या दो से ज़्यादा अगर व्हीकल होंगे और उन्हें एक यूनिट का उन्हें मतलब में दूरी तय करने का समय दिया जाए, उन्हें टाइम दिया जाए, तो वो कितना मतलब मूव फास्टर करेंगे, कितना मतलब तेज वो जाएंगे, वो कितना तेज मतलब चला के गाड़ी को, है ना, और दूरी को तय करेंगे, तो वो हम इजीली हम जान सकते हैं। तो जैसे कि इफ़ वी नो द डिस्टेंस कवर्ड बाय टू बसेस, ठीक है, तो हम जानते हैं कि दो बसों के द्वारा जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो कवर की जाती है, तय की जाती है इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर, है ना। हम ये अच्छे से जानते हैं कि दो बस एक साथ में जब रवाना होती है, ठीक है, तो वो 1 घंटे में कितनी दूरी को तय करती है, कवर्ड यानी तय करना, डिस्टेंस यानी दूरी, तो वो 1 घंटे के अंदर कितनी दूरी को तय करती है, ये हमें पता है। तो वी कैन टेल विच वन इज फास्टर, तो हम बता सकते हैं कि उनमें से सबसे तेज कौन सी बस चल रही थी, ठीक है, कौन सी फास्टर थी। आगे देखते हैं, वी कॉल द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। वी कॉल द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम, ठीक है, एक यूनिट टाइम के अंदर कोई ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस कवर करता है, तय करता है, एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो वो क्या होती है, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है, ठीक है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है ना, तो कोई वो एक यूनिट टाइम में कितनी दूरी तय करता है, तो उस स्पीड वो क्या कहलाती है, वो उसकी स्पीड कहलाती है, उसे हम स्पीड कहते हैं। तो व्हेन वी से दैट अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, इट इम्प्लाइज दैट इट विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर्स इन 1 आवर। तो हम कह सकते हैं कि जो कार है वो विद 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है, तो इट इम्प्लाइज दैट इट विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 1 आवर। तो इसका मतलब है, इम्प्लाइज मतलब कि इसका मतलब है कि उसने 1 घंटे के अंदर 50 किलोमीटर की दूरी तय की है। हाउएवर अ कार सेल्डम मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड फॉर 1 आवर, ठीक है, तो जो कार है वो 1 घंटे के अंदर क्या है, कांस्टेंट स्पीड से, मतलब एक ही स्पीड से मूव कर रही है,
तो इन फैक्ट इट स्टार्ट्स मूविंग स्लोली एंड देन पिक्स अप स्पीड, ठीक है। तो जब स्टार्ट होती है तो वो धीरे चलती है, उसके बाद में वो क्या होती है, अपनी स्पीड पकड़ती है, ठीक है। पिकअप स्पीड, अपनी गति को, अपनी स्पीड को वो पकड़ती है, तेज चलती है। तो सो व्हेन वी से दैट द कार हैज़ अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर्स पर आवर, तो हम कह सकते हैं कि जो कार है उसने 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय की है। वी यूजुअली कंसिडर ओनली द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 1 आवर। तो इससे हम क्या समझते हैं, इससे हम समझते हैं कि 1 घंटे के अंदर उसने टोटल दूरी इतनी कवर की है, टोटल डिस्टेंस कवर की है। तो वी डू नॉट बोदर वेदर द कार हैज़ बीन मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड और नॉट ड्यूरिंग दैट आवर, ठीक है। तो हमने जाना कि जो कार है वो 1 घंटे के अंदर कितनी टोटल डिस्टेंस कवर करी है, हमने सिर्फ इतना ही पता किया, लेकिन हम ये नहीं जानते कि जो कार है उस 1 घंटे के अंदर कितनी कांस्टेंट स्पीड से वो मूव कर रही है ना। तो ये सारी कैलकुलेशन हमने नहीं करी, सिर्फ हमें इतना पता है कि हम 1 घंटे के अंदर कार ने 50 किलोमीटर की दूरी तय करी है। अब आगे देखते हैं। द स्पीड कैलकुलेटेड हियर इज एक्चुअली द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, ठीक है। तो जो स्पीड है कार की अगर कैलकुलेट करी जाए तो वो उसकी एक्चुअल एवरेज स्पीड होती है। इन दिस बुक वी शैल यूज द टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड, ठीक है। तो इसमें हम यूज द टर्म स्पीड ऑफ एवरेज स्पीड, तो हम जो एवरेज स्पीड के लिए कुछ टर्म स्पीड काम में लेंगे। तो सो फॉर अस द स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो जो स्पीड है वो क्या है, जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन, वो क्या होती है, स्पीड क्या होती है, जो टोटल डिस्टेंस है, ठीक है, जितनी दूरी तय की गई है ना, वो किससे डिवाइड होती है, डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन, जितना दिया गया टाइम होता है उससे डिवाइडेड होती है। तो उससे क्या निकलती है, उससे स्पीड का पता चलता है। तो ये फॉर्मूला दिया गया है, स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो ये स्पीड दिए पता इससे कर सकते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड को टोटल टाइम टेकन से डिवाइड करके, ठीक है। अब आगे देखते हैं। वी कैन डिटरमाइन द स्पीड ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट वंस वी कैन मेजर द टाइम, ठीक है। तो हम जो स्पीड दी गई होती है ऑब्जेक्ट की, है ना, उसे मेजर करके, ठीक है, वी कैन मेजर द टाइम टेकन बाय इट टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है। जितनी दूरी में, जितने टाइम में जितनी दूरी तय की जाती है उस ऑब्जेक्ट के द्वारा, है ना, तो उससे हम उसकी स्पीड का पता लगा सकते हैं। इन क्लास 6 यू लर्न हाउ टू मेजर डिस्टेंस। तो क्लास 6 में डिस्टेंस को मेजर कैसे करते हैं आपने पढ़ा है, बट हाउ डू वी मेजर टाइम, तो टाइम को कैसे मेजर करते हैं, लेट अस फाइंड आउट, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ टाइम, इफ यू डिड नॉट हैव अ क्लॉक हाउ वुड यू डिसाइड व्हाट टाइम ऑफ द डे इट इज। अगर आपके पास में घड़ी नहीं हो, क्लॉक नहीं हो, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि दिन में क्या टाइम हो रखा है, ठीक है, कितने बज रहे हैं दिन के, वो आपको कैसे पता चलेगा बिना घड़ी के। तो हैव यू एवर वंडर्ड हाउ आवर एल्डर्स कुड टेल द अप्रोक्सीमेट टाइम ऑफ द डे बाय जस्ट लुकिंग एट शेडोज। तो आप ये जानकर हैरान होंगे कि जो हमारे एल्डर्स थे, जो हमसे हमारे जो बड़े थे, जो एल्डर्स थे, वो क्या करते थे कि जो परछाई होती है, शेडो यानी परछाई को देख के और अप्रॉक्सीमेट टाइम को वो बताते थे कि दिन में कितने बज रहे हैं, वो मतलब लगभग उस समय को, उस टाइम को वो बताते थे। अप्रॉक्सीमेट मतलब कि लगभग, ठीक है। तो परछाई देख के हमारे जो एल्डर्स हैं वो दिन में कितने बज रहे हैं, लगभग कितना टाइम हो रहा होगा, वो बता देते थे। तो हाउ डू वी मेजर टाइम इंटरवल ऑफ अ मंथ, अ ईयर। तो हम जो टाइम, ठीक है,
टाइम इंटरवल ऑफ अ मंथ, ठीक है, मंथ में और ईयर में जो टाइम इंटरवल है ना, उसे हम कैसे मेज़र करेंगे। मतलब कि एक साल एक महीने के बीच में जो टाइम इंटरवल है, जो टाइम का जो गैप है, उसे हम कैसे मेज़र करेंगे, कैसे जानेंगे। तो आवर एंसेस्टर्स नोटिस्ड दैट मैनी इवेंट्स इन नेचर रिपीट देमसेल्व्स आफ्टर डेफिनेट इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो एंसेस्टर्स मतलब कि जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने बहुत सारे जो नेचर के बहुत सारे इवेंट को उन्होंने देखा, रिपीट होते हुए देखा, मतलब तो देमसेल्व्स आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। मतलब कि जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने नेचर में बहुत सारे ऐसे इवेंट थे, बहुत सारे ऐसे मतलब कि बहुत ऐसा टाइम था जिन्हें उन्होंने क्या किया, रिपीट करते हुए देखा, देमसेल्व्स आफ्टर डेफिनेट इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो इसकी वजह से वो जो इंटरवल ऑफ टाइम है ना, उसे वो बता पाते थे। तो दोबारा देखते हैं इसे कि जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने नेचर में बहुत सारे ऐसे इवेंट थे, है ना, जिनको रिपीट होते हुए देखा, जिन्हें, है ना, मतलब रिपीट यानी दोहराते हुए, है ना, बार बार ऐसे इवेंट्स उन्होंने नेचर में रिपीट होते बार बार देखे। उन्होंने बहुत सारे इवेंट, है ना, नेचर में रिपीट होते हुए देखे। तो देमसेल्व्स आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसके बाद उन्होंने जो टाइम के बीच का जो गैप है, इंटरवल ऑफ जो टाइम है, उसे उन्होंने डेफिनेट मतलब कि बताया, निश्चित रूप से बताया। फॉर एग्जाम्पल दे फाउंड दैट द सन राइजेज एवरी डे इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि नेचर में बहुत सारे इवेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो उनसे जो हमारे एंसेस्टर्स थे, उनसे वो मतलब कि टाइम जो इंटरवल जो है, ठीक है, टाइम के बीच का जो गैप है वो बता पाते थे। जैसे कि दे फाउंड दैट द सन राइजेज एवरी डे इन द मॉर्निंग, तो वो जानते थे, वो देखते थे, उन्होंने पाया कि डेली मॉर्निंग में सुबह के टाइम पे क्या होता है, सूरज निकलता है, ठीक है। सनराइजेज यानी सूरज निकलता है रोज मॉर्निंग में, सुबह के टाइम पे। तो द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट वाज कॉल्ड अ डे, ठीक है। तो मतलब एक बार सनराइज हुआ, ठीक है, सूरज निकला, उस टाइम से लेके और अगले दिन तक जब सूरज निकलता था तो उसे वो क्या बताते थे, एक दिन बताते थे, अ डे, एक दिन बताते थे। एक दिन सूरज निकलने से लेके उसके अगले दिन तक जब सूरज निकलता था मॉर्निंग में, दूसरे दिन मॉर्निंग में जब सनराइज होता था, तो उसके बीच का जो टाइम होता था, है ना, उसे पूरे उस टाइम को वो क्या बताते थे, अ डे, एक दिन बताते थे। तो सिमिलरली अ मंथ वाज मेजर्ड, तो ये टाइम के बीच का जो इंटरवल है वो इस तरह से वो तय कर पाते थे। सिमिलरली अ मंथ वाज मेजर्ड फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट, ठीक है। तो सनराइज का उन्होंने बताया, दिन कैसे तय करते थे वो बताया कि किस तरह से टाइम इंटरवल होता था, टाइम के बीच में जो गैप होता था, है ना, उससे वो एक दिन के बारे में बताते थे। और महीनों के बारे में वो कैसे मेजर करते थे कि एक महीने से दूसरे महीने के बीच में वो कैसे मेजर करते थे। क्या होता था कि वन न्यू मून टू द नेक्स्ट, मतलब कि एक महीने से लेके जो दूसरे महीने में जब नया चांद निकलता था, ठीक है, न्यू मून होता था नेक्स्ट में, तो उसके बीच का जो होता था टाइम जो होता था, उसे वो एक महीने के मतलब वन मंथ के नाम से वो मतलब पहचानते थे, ठीक है। डे का हो गया, और मंथ को वे कैसे पहचानते थे कि अब एक महीना हो गया, कैसे पहचानते थे कि एक से लेके, ठीक है, एक महीना है, ठीक है, उससे अगले महीने जब न्यू मून निकलता है ना, तो उसके बीच का जो होता है टाइम, उसे वो एक महीने का टाइम देते थे, एक महीना उसे बताते थे। अब है ईयर का, तो अ ईयर वॉज फिक्स्ड एज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन ऑफ द सन। तो एक ईयर कैसे फिक्स होता था कि जो टाइम दिया हुआ होता था, जो अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है ना, वो क्या करती है, वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ठीक है। रिवॉल्यूशन यानी चक्कर लगाना, सूरज के चारों तरफ हमारी पृथ्वी क्या करती है, चक्कर लगाती है। तो जब उसका ये मतलब कि
एक साल के अंदर जो टाइम होता था उस टाइम में वो एक अपना चक्कर कंप्लीट करती है। तो इसका मतलब है कि सूरज के चारों ओर पृथ्वी जो एक चक्कर अपना पूरा करती है, उस एक चक्कर को उस जो फिक्स जो वो टाइम होता है ना, जिस टाइम के दौरान वो एक चक्कर अपना कंप्लीट करती है सूरज के चारों ओर घूम के, तो उसको क्या कहते हैं, उसे एक साल कहते हैं। ठीक है, वो पूरा एक साल का टाइम होता है। Often we need to measure intervals of time which are much shorter than a day. तो often we need to measure intervals of time. टाइम के बीच की जो दूरी है ना, उसे जब अगर हम मेजर करें तो which are much shorter than a day. तो कौन सा ऐसा टाइम होगा, कौन सा मतलब टाइम के बीच का जो गैप है, अगर हम उसे अगर मेजर करना चाहें तो कौन सा ऐसा टाइम होगा जो मच शॉर्टर देन अ डे। ठीक है, तो जो कौन सा ऐसा टाइम इंटरवल होगा जो दिन से छोटा होगा। शॉर्टर देन अ डे मतलब दिन से छोटा होगा। तो क्लॉक्स और वॉचेस आर परहैप्स द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइस। तो इसके लिए क्या होती हैं, क्लॉक्स होती हैं, वॉचेस होती हैं, है ना, घड़ियां होती हैं, जो कि मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइस होती हैं, है ना। मतलब कि टाइम को मेजर करने के लिए, समय को बताने के लिए कुछ ऐसे कॉमन डिवाइसेस होती हैं, जो कि क्या होती हैं, क्लॉक्स होती हैं, वॉचेस होती हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ क्लॉक्स एंड वॉचेस मेजर टाइम। तो आप कैसे पता करोगे कि जो क्लॉक्स है और जो वॉचेस हैं वो टाइम को कैसे मेजर करती हैं। द वर्किंग ऑफ क्लॉक्स इज रेदर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो क्लॉक्स का वर्क करना, ठीक है, काम करना क्या है, कॉम्प्लेक्स मतलब कि जटिल है। बट ऑल ऑफ दैम मेक यूज ऑफ सम पीरियोडिक मोशन। ठीक है, लेकिन ये जो जितनी भी क्लॉक्स है, जितनी भी वॉचेस हैं, ये किसके लिए होती हैं, ये पीरियोडिक मोशन को बताने के लिए होती हैं। तो इन क्लॉक्स में, इन वॉचेस में क्या होते हैं, कुछ टाइम पे मोशन होता रहता है। ठीक है, तो पीरियोडिक मतलब कि समय समय पर इनके अंदर मोशन होता रहता है, उसके लिए इनका यूज होता है। या हम कह सकते हैं कि जितनी भी क्लॉक्स होती हैं, जितनी भी वॉचेस होती हैं, उनके अंदर कुछ पीरियोडिक मोशन का यूज होता है। ठीक है, उन्हें कुछ पीरियोडिक मोशन के लिए बनाया जाता है, उनमें कुछ पीरियोडिक मोशन का यूज होता है। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशंस इज दैट ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो पीरियोडिक मोशन है इज दैट ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो वो क्या है, एक सिंपल पेंडुलम है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि जितनी भी घड़ी हैं, जितनी भी क्लॉक्स हैं, उन्हें किसके यूज़ के लिए बनाया जाता है, सम पीरियोडिक मोशन के लिए उन्हें बनाया जाता है ना। तो वो जो पीरियोडिक मोशन होते हैं वो क्या होते हैं, एक सिंपल पेंडुलम होते हैं। अब नेक्स्ट इसमें आगे, अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटेलिक बॉल और अ पीस ऑफ स्टोन सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड स्टैंड बाय अ थ्रेड। ठीक है, तो ये जो सिंपल पेंडुलम होता है, इसमें क्या होता है कि एक स्मॉल मेटेलिक बॉल होती है, मेटल की एक छोटी बॉल होती है, या फिर एक स्टोन का पीस होता है, टुकड़ा होता है पत्थर का, सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड स्टैंड बाय अ थ्रेड। ठीक है, तो एक रिजिड स्टैंड होता है। ठीक है, रिजिड यानी कि सख्त। ठीक है, एक मजबूत स्टैंड होता है, उस पर क्या है कि धागा लटका हुआ रहता है, थ्रेड होता है ना, धागा, और उसके क्या होता है कि मेटेलिक बॉल, स्मॉल मेटेलिक बॉल या पीस ऑफ स्टोन लगा हुआ होता है। द मेटेलिक बॉल इज कॉल्ड द बोब ऑफ द पेंडुलम। तो ये जो मेटेलिक बॉल है ये क्या कहलाती है, ये पेंडुलम की बॉब कहलाती है। ठीक है, तो क्या होता है पेंडुलम, एक सिंपल जो पेंडुलम होता है वो कैसा होता है, उसके क्या है कि एक मतलब उसका मजबूत स्टैंड होता है, और उसमें क्या होते हैं कि धागे बंधे हुए रहते हैं। ठीक है ना, उस धागे से एक या तो छोटी मेटल की बॉल होगी या फिर छोटा पत्थर का टुकड़ा बंधा हुआ रहता है ना। और ये जो बॉल होती है ये क्या कहलाती है, उस पेंडुलम की
बॉब कहलाती है, उसे बॉब कहते हैं। फिगर 13.4 शोज द पेंडुलम एट रेस्ट इन इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, तो पेंडुलम की पोजीशन दी गई है फिगर 13.4 में। तो देखते हैं, तो ये सिंपल पेंडुलम है। ठीक है, इसके ये धागा बंधा हुआ है और इसके ये मेटेलिक बॉल या पत्थर का टुकड़ा है। तो मेटेलिक बॉल जो है, इस बॉल को क्या कहेंगे, इसे बॉब कहेंगे। ठीक है, ये रहा। अब आगे देखते हैं। When the bob of the pendulum is released after taking it slightly to one side, it begins to move to and fro। ठीक है, तो ये जो पेंडुलम की जो बॉब है ना, इसे अगर इज रिलीज्ड आफ्टर टेकिंग इट स्लाइटली टू वन साइड, इसे अगर एक तरफ है ना, इसे एक तरफ से अगर हल्के से छोड़ दिया जाए, रिलीज मतलब छोड़ना, तो पेंडुलम की जो बॉब है इसे क्या करते हैं, एक साइड से पकड़ के एक तरफ ले जाके इसे और हल्के से अगर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा कि इट बिगन्स टू मूव टू एंड फ्रो। तो ये क्या करेगी, ये मूव करेगी। ठीक है, इसमें मूवमेंट होगी, ये मूव करेगी वन साइड से, जो मतलब इसके दोनों तरफ के जो साइड हैं दोनों तरफ ये मूव करेगी। कहने का मतलब जो पेंडुलम की जो बॉब है उसे एक तरफ ले जाके अगर धीरे से छोड़ेंगे तो फिर वो क्या करेगी, वो मूवमेंट करेगी वन साइड टू अनदर। ठीक है, एक साइड से दूसरे साइड वो मूव करेगी, जैसा इस फिगर में दिया गया है। इस बॉब को ऐसे छोड़ दिया, एक साइड ले जाके, तो ये दोनों तरफ ऐसे मूवमेंट होगी इसकी, मतलब दो साइड के बीच में। अब आगे देखते हैं इसमें। द टू एंड फ्रो मोशन of a simple pendulum is an example of a periodic or an oscillatory motion। तो ये बीच का जो इसका मोशन है, ठीक है, वन साइड टू एक साइड से दूसरे साइड के बीच का जो इसका मोशन है, इसकी जो गति है सिंपल पेंडुलम की, है ना, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये पीरियोडिक या ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो ऑसिलेटरी मतलब कि दोलन। ठीक है, ऑसिलेशन दोलन की या पीरियोडिक मोशन की ये एग्जाम्पल है। द पेंडुलम इज सेड टू हैव कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन व्हेन इट्स बॉब स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ओ। तो हम कह सकते हैं कि जो पेंडुलम है उसने क्या किया कि एक साइड से दूसरे साइड के बीच में उसका जो मोशन था ना, तो उस मोशन को हम क्या कहेंगे कि उसने वन ऑसिलेशन कंप्लीट किया है, एक दोलन उसने पूरा किया है। व्हेन इट्स बॉब स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मीन्स पोजीशन ओ। ठीक है, तो जो बॉब है उसने जो उसकी ओ पोजीशन थी वहाँ से जब उसने मोशन स्टार्ट किया एक साइड से दूसरे साइड के बीच में, तो उस मोशन को हम क्या कहेंगे, जो उसने मोशन कंप्लीट किया उसे हम क्या कहेंगे, वन ऑसिलेशन, एक दोलन कहेंगे। मूव्स टू ए टू बी एंड बैक टू ओ। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि जो बॉब है उसने अपनी पोजीशन ओ से मोशन स्टार्ट किया, है ना, तो उसका जो अभी मैं आपको जो दो साइड में बता रही थी, तो उसका एक साइड क्या था, उसका एक साइड ए और उसका जो एक दूसरा जो साइड था वो है बी, है ना। तो इनके बीच का जो उसका मोशन था, है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे कि उसने क्या कंप्लीट किया, उसने एक दोलन कंप्लीट किया और फिर वापस वो किस पर आई, वापस अपनी पोजीशन ओ पर आ गई। तो इस पूरे मोशन को हम वन ऑसिलेशन कहेंगे। द पेंडुलम ऑल्सो कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन व्हेन इट्स बॉब मूव्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन ए टू द अदर एक्सट्रीम पोजीशन बी एंड कम बैक टू ए, है ना। तो चाहे वो अपनी ओ पोजीशन से, चाहे वो ए से बी तक मोशन करके, चाहे ओ पर आए वापस, है ना, जो बॉब है, ठीक है, पेंडुलम का, या फिर पेंडुलम जो है अगर वो अपना वन ऑसिलेशन कंप्लीट करती है ना, अपना एक वो अगर दोलन कंप्लीट करती है, तो उसके बाद व्हेन इट्स बॉब मूव्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन ए टू द अदर एक्सट्रीम पोजीशन बी एंड कम बैक टू ए, अगर फिर वो उसके बाद भी अगर वो मूव कर रही है पोजीशन ए से
पोजीशन बी के पर जाके और वापस वो ए पर आ रही है तो वो भी क्या होगा, वन ऑसिलेशन होगा, वो भी एक दोलन कहलाएगा। ठीक है, उसका जो वो पोजीशन ए से पोजीशन बी पे जाके वापस ए पोजीशन पर आना भी क्या कहलाएगा कि उसने जो मोशन किया है वो कितना कंप्लीट किया है, वन ऑसिलेशन, एक दोलन उसने कंप्लीट किया है। फिर आगे देखते हैं, द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। ठीक है, तो उसने क्या किया कि जो जितना टाइम दिया गया था है ना, उतने टाइम में पेंडुलम ने जो वन ऑसिलेशन कंप्लीट किया। ठीक है, पेंडुलम ने जो एक दोलन पूरा किया वो क्या कहलाता है, इट्स टाइम पीरियड, उसका वो टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक है, तो दिए गए टाइम में पेंडुलम ने जो वन ऑसिलेशन कंप्लीट किया इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। अब आगे देखते हैं, यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड। द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज अ सेकेंड। ठीक है, तो जो टाइम है उसका बेसिक यूनिट क्या है, उसकी जो बेसिक यूनिट है, इकाई जो है उसकी, वो क्या है, सेकेंड है। ठीक है, तो सेकेंड, इट्स सिंबल इज एस, तो इसका सिंबल क्या होगा, एस होगा, उसे एस से दिखाएंगे। लार्जर यूनिट ऑफ टाइम आर मिनट्स एंड आवर्स। ठीक है, और जो टाइम की जो लार्जर यूनिट है, जो बड़ी यूनिट है, तो बेसिक यूनिट तो क्या है टाइम की, सेकेंड है, और जो बड़ी उसे हम उसका सिंबल क्या रहेगा, उसका सिंबल रहेगा एस। और जो बड़ी यूनिट है टाइम की, लार्जर यूनिट है, वो क्या है, मिनट है, और क्या है, आवर्स है। ठीक है, मिनट और आवर्स। तो मिनट को किस से दिखाएंगे, MIN लिख के दिखाएंगे, और आवर्स को एच से दिखाएंगे। तो यू ऑलरेडी नो हाउ दिस यूनिट्स आर रिलेटेड टू वन अनदर। तो आप ये पहले से जानते हैं कि ये जो सारी यूनिट्स है ये एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से ही मतलब कि जोड़कर ही हम टाइम को देख सकते हैं। मिनट है, सेकंड है, आवर्स है, ये सारे क्या है, आपस में ही क्या है, ये आपस में ही रिलेटेड है। ठीक है, व्हाट वुड बी द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड। तो स्पीड की बेसिक यूनिट क्या होगी, सिंस द स्पीड इज डिस्टेंस टाइम, द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जो स्पीड की जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस पर टाइम। ठीक है, तो इसमें बेसिक यूनिट पूछी स्पीड की, तो स्पीड की क्या होगी कि कितने टाइम में उसने दूरी तय करी है, डिस्टेंस पर टाइम, और उसकी तो जो मतलब दूरी है, दूरी दी गई है, डिस्टेंस पर टाइम मतलब इतने टाइम में इतनी दूरी तय करनी है, तो उसकी बेसिक यूनिट क्या रहेगी, उसकी बेसिक यूनिट रहेगी स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। ठीक है, of course it could also be expressed in other units such as मीटर पर मिनट और किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसे हम ऐसे भी बता सकते हैं, जो दूसरी इसकी यूनिट है उन्हें हम, जैसे कि मिनट मीटर पर मिनट और किलोमीटर पर आवर से भी हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं। You must remember that the symbol of all units are written in singular। तो आप जानते होंगे कि जितने भी यूनिट के जो सिंबल होते हैं वो सिंगुलर फॉर्म में लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी राइट 50 किलोमीटर एंड नॉट किलोमीटर, 50 किलोमीटर्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यूनिट की सिंबल को, है ना, यूनिट के जो चिन्ह होते हैं, जो सिंबल होते हैं, उन्हें कैसे बताते हैं, उन्हें सिंगुलर फॉर्म में ही लिखते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल है कि हम लिखते हैं 50 किलोमीटर, हम ऐसे नहीं लिखते कि 50 किलोमीटर्स। ठीक है, जैसे 8 सेंटीमीटर है तो हम उसे क्या मतलब 8 सेंटीमीटर है तो उसे हम 8 सेंटीमीटर ही लिखेंगे, हम उसे 8 सेंटीमीटर्स नहीं लिखते हैं, इसे प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते, इसे सिंगुलर फॉर्म में ही लिखते हैं। बुजो इज वंडरिंग हाउ मेनी सेकेंड्स देयर आर इन अ डे एंड हाउ मेनी आवर्स इन अ ईयर। तो बुजो जो स्टूडेंट है वो मतलब हैरान है कि एक सेकंड में मतलब देयर आर इन एक डे में, ठीक है, एक दिन में कितने सेकंड होते हैं और एक साल में कितने घंटे होते हैं। तो बुजो मतलब ये जानना चाह रहा है, कैन यू हेल्प हिम। तो इसमें
ये जो क्वेश्चन उसके मन में है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या आप उसकी हेल्प करेंगे? डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम आर यूज डिपेंडिंग ऑन द नीड। ठीक है, तो जो डिफरेंट यूनिट है टाइम की वो किस पर जो डिफरेंट यूनिट होती है ना, तो डिफरेंट यूनिट ऑफ टाइम आर यूज्ड डिपेंडिंग ऑन द नीड। ठीक है, तो अलग अलग जो यूनिट होती है टाइम की है ना, वो हमारी नीड के ऊपर डिपेंड करती है, हमारी ज़रूरत के ऊपर निर्भर करती है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस योर एज इन ईयर्स रेदर दैन इन डेज और आवर्स। तो आगे इसमें है, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस योर एज इन ईयर्स रेदर दैन इन डेज और आवर्स। तो उदाहरण के तौर पे ये आसान रहेगा कि जो आपकी एज है ना, टू एक्सप्रेस योर एज इन ईयर्स। ठीक है, तो अपनी एज को ईयर में बताना, एक्सप्रेस करना, ये एक इजी एग्जाम्पल है। रेदर देन इन डेज और आवर्स। ठीक है, आप अपनी एज को ईयर्स में बताते हो कि आप कितने साल के हो, कितने साल के नहीं हो, मतलब कितने साल के हो, आप अपनी एज को ईयर्स में बताते हो, ईयर्स में एक्सप्रेस करते हो। तो ये एक इजी एग्जाम्पल है ना। आप रेदर देन इन डेज और आवर्स, आप ये थोड़ी ना बताते हो कि डेज में कितने हो, आवर्स में कितने हो। ठीक है, कितने दिन के हो, कितने घंटे के हो, ये नहीं बताते। आप अपनी एज में क्या बताते हैं? ईयर्स, मतलब आप कितने एज के हो, आप ईयर्स में बताते हो। ठीक है, कितने साल के हो आप साल में बताते हो, ईयर्स में बताते हो कि आपकी एज कितनी है। सिमिलरली, it will be not be wise to express in years the time taken by you to cover the distance between your home and your school। ठीक है, तो it will not be wise to express in years the time taken by you to cover the distance between। तो आप घर से स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो उसके बीच की जो दूरी होती है, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसको कवर करने के लिए कितना टाइम लगा, है ना, तो उसे आप ईयर्स में थोड़ी ना एक्सप्रेस करते हो, ईयर्स में बताते हो। एज को तो क्या करते हैं, ईयर्स में बताते हैं, उसे आप दिनों में या आवर्स में नहीं बताते कि कितने घंटे के हो गए या कितने दिन के हो गए। आप साल में बताते हो कि आपकी एज कितनी हो गई, है ना। अपनी एज को एक्सप्रेस करने के लिए आप ईयर का यूज करते हो, ईयर में बताते हो, है ना। और जो आपने जो घर से स्कूल के बीच की जो दूरी कवर की है, ठीक है, डिस्टेंस जो कवर किया है, तय किया है, तो उसमें कितना टाइम लगा, उसे आप ईयर्स में थोड़ी ना एक्सप्रेस करते हो कि इतने साल लग गए करके। तो हाउ स्मॉल और लार्ज इज अ टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड, है ना। तो जो 1 सेकेंड में कितना कम और कितना ज्यादा टाइम इंटरवल है ना, वो कैसे पता करेंगे? द टाइम टेकन इन सेइंग अलाउड 2001 इज नियर बाय 1 सेकेंड। ठीक है, ठीक है, तो जो टाइम दिया गया है ना, उसे हम कैसे बताएंगे? 2001 इज नियर बाय 1 सेकेंड। ठीक है, तो 2001 किसके नजदीक है? 1 सेकेंड के नजदीक है, हम ऐसे बता सकते हैं। मतलब इसमें जो क्वेश्चन किया गया था कि स्मॉल और लार्ज, मतलब कि जो 1 सेकेंड में 1 सेकेंड का जो टाइम इंटरवल है वो कितना स्मॉल है, कितना लार्ज है, कितना कम है, कितना ज्यादा है टाइम इंटरवल, वो कैसे पता करेंगे? तो जो टाइम दिया गया है ना, उसे हम कैसे बताएंगे? टाइम टेकन इन सेइंग हम बताएंगे कि 2001 इज नियर बाय 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के नजदीक है 2001। ठीक है, 2001 किसके नजदीक है? 1 सेकेंड के नजदीक है, नियर बाय है। वेरीफाई इट बाय काउंटिंग अलाउड फ्रॉम 2001 टू 2010। ठीक है, तो अगर हम काउंटिंग करें 2001 से 2010 तक, द pulse of a normal healthy adult at rest beats after 72 times in a minute। ठीक है, तो जो नॉर्मल और जो हेल्दी अडल्ट है, ठीक है, जो हेल्दी अडल्ट है, नॉर्मल हेल्दी अडल्ट है ना, उसकी जो पल्स रेट होती है ना, वो कितनी होती है?
1 मिनट में 72 टाइम्स होती है। ठीक है, तो एडल्ट एट रेस्ट बीट्स, उसकी जो रेस्ट बीट्स होती है ना, वो कितनी होती है? 1 मिनट में 72 टाइम्स होती है। 72 बार 1 मिनट के अंदर धड़कन होती है। दैट इज अबाउट 12 टाइम्स इन 10 सेकेंड। इसका मतलब 10 सेकेंड में 12 बार बीट हो रही है। धड़कन कितनी बार हो रही है? जो नॉर्मल हेल्दी एडल्ट होता है उसका 1 मिनट में 72 बार क्या होता है? हार्ट बीट होती है, उसकी रेस्ट बीट होती है। तो हम कह सकते हैं कि 10 सेकेंड में कितनी होगी? 12 टाइम होगी। दिस रेट मे बी स्लाइटली हायर फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये जो रेट होती है ये चिल्ड्रन में क्या होती है? थोड़ी सी ज्यादा होती है। बच्चों में ये रेट ज्यादा होती है। स्लाइटली हायर मतलब थोड़ी सी ज्यादा। नेक्स्ट इसमें आगे है, मैनी टाइम मेजरिंग डिवाइसेस वर यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बिफोर द पेंडुलम क्लॉक्स बिकम पॉपुलर। तो मैनी टाइम मेजरिंग डिवाइसेस, बहुत सारी जो टाइम को मेजर करने वाली डिवाइसेस हैं, वर यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में यूज की जाती हैं। ठीक है, वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में टाइम के लिए बहुत सारी मेजरिंग डिवाइसेस होती हैं। बिफोर द पेंडुलम क्लॉक्स बिकम पॉपुलर। ठीक है, तो पेंडुलम से पहले जो क्लॉक्स थी, वो पेंडुलम से पहले की जो क्लॉक्स हैं वो क्या है? पॉपुलर हैं। ठीक है, sundials, water clocks and sand clocks are some example of such devices। ठीक है, तो जो पहले की जो मेजरिंग डिवाइसेस, टाइम मेजरिंग डिवाइसेस थी, वो कैसी थी? वो कौन कौन सी थी? वो थी sundials, वाटर क्लॉक्स थी और सैंड क्लॉक्स थी। ये क्या है? कुछ उदाहरण है उन डिवाइसेस के। डिफरेंट डिजाइन्स ऑफ दिस डिवाइसेस वर डेवलप्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल दिए गए हैं क्लॉक्स के, सनडायल्स, वाटर क्लॉक्स, जो सैंड क्लॉक्स जो पहले के टाइम पे होती थी टाइम मेजरिंग के लिए, ये जो डिवाइसेस होती थी, इन्हें वर्ल्ड के अलग अलग जगहों पे डिज़ाइन किया गया। वर्ल्ड के अलग अलग जगहों पे इनका डेवलपमेंट, मतलब जो डिवाइसेस वर डेवलप्ड। ठीक है, वर्ल्ड के अलग अलग जगहों पे इनका डेवलपमेंट किया गया। वर्ल्ड के अलग अलग जगहों पे इन्हें डिज़ाइन किया गया, अलग अलग जगहों पे इन्हें बनाया गया। तो अभी के लिए चैप्टर यहीं खत्म होता है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। इसके बाकी बचे हुए पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी के बचे हुए टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। ओके, थैंक यू, बाय।